हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 12 जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट। गेट के दोनों तरफ लगी वाराह की मूर्तियों के बीच से निकलकर गाड़ी तेज बारिश में चलने लगी। आंधी के कारण खतरनाक तरीके से लहरा रही थी। जब उनकी गाड़ी हॉगवर्ट्स के महल के बलूत की लकड़ी से बने विशाल दरवाजे के सामने रुकी तो आसमान में बिजली कड़कने लगी। दरवाजे पर पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना था। आगे वाली गाड़ियों में बैठे लोग उतर चुके थे और सीढ़ियों पर जल्दी जल्दी चढ़कर महल में जा रहे थे। हैरी, रॉन, हरमाइनी और नेविल अपनी गाड़ी से नीचे कूदे। उन्होंने सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। उन्होंने आंख उठाकर तभी देखा जब वो मशाल से रोशन प्रवेश हॉल में सुरक्षित पहुंच गए, जहां संगमरमर की शानदार सीढ़ियां थीं। रॉन ने अपना सिर झटका, चारों तरफ पानी उड़ने लगा। फिर बोला, ओह, अगर इसी तरह बारिश होती रही तो झील में बाढ़ आ जाएगी। मैं तो बुरी तरह भीग गया हूँ। ओह! अचानक पानी से भरा एक बड़ा लाल गुब्बारा छत से आया और रॉन के सिर पर टकराकर फट गया। रॉन पानी की बौछार में नहा गया। वो हैरानी से उछला, जिससे बगल में चल रहे हैरी से टकरा गया। उसी समय पानी का एक और गुब्बारा आया जो हरमाइनी को लगते लगते बचा। ये गुब्बारा हैरी के पैरों के पास फटा। पानी के गुब्बारों की बौछार होती देखकर चारों तरफ बच्चे चीखने लगे और उनसे बचने की कोशिश करने लगे। हैरी ने सिर उठाकर देखा। उनसे 20 फुट ऊपर पीव्स हवा में तैर रहा था। उसने घंटियों से ढका हैट और नारंगी बो टाई पहन रखी थी। पीव्स! एक गुस्से भरी आवाज आई। पीव्स, फौरन नीचे आओ! ये आवाज प्रोफेसर मैगोनिगल की थी, जो हॉगवर्ट्स की डिप्टी हेड मिस्ट्रेस थी और गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख थी। विद्यार्थियों की दहशत भरी चीखें सुनकर वो बड़े हॉल से भागती हुई वहां आ गई थी, लेकिन फर्श गीला होने के कारण फिसल गई और गिरने से बचने के लिए उन्होंने हरमाइनी की गर्दन पकड़ ली। आउच! सॉरी मिस ग्रेंजर। कोई बात नहीं प्रोफेसर, हरमाइनी अपनी गर्दन सहलाते हुए बोली। पीव्स, उतरकर फौरन नीचे आओ! प्रोफेसर मैगोनिगल चीखी। उन्होंने अपना नुकीला हैट सीधा किया और अपने चौकोर चश्मे से घूर कर ऊपर देखा। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। पीव्स ने किलकारी मारी। पानी का एक गुब्बारा फिफ्थ ईयर के लड़कियों की तरफ उछाल दिया, जो चीखती हुई बड़े हॉल में चली गई। वे पहले से ही गीले हैं, है ना? बच्चों को इसमें मजा आ रहा होगा। मैं हेडमास्टर को बुला कर लाती हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, प्रोफेसर मैगोनिगल चिल्लाई। पीव्स अपनी जीभ निकाल कर चढ़ाने लगा और खिलखिलाता हुआ संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर उड़कर चला गया। चलो आगे चलो, प्रोफेसर मैगोनिगल ने परेशान विद्यार्थियों की भीड़ से कहा। बड़े हॉल में चलो। हैरी, रॉन और हरमाइनी बीच बीच में फिसलते हुए प्रवेश हॉल के पार गए। दाहिने दरवाजे से बड़े हॉल के अंदर चले गए। रॉन अपने गीले बालों को अपने चेहरे से हटाते हुए बड़बड़ा रहा था। बड़ा हॉल हमेशा की तरह बेहतरीन दिख रहा था। इस सत्र के शुरुआती जश्न के लिए उसे सजाया गया था। चारों हाउसों की लंबी टेबलों पर विद्यार्थी लगातार बातें कर रहे थे। बाहर की ठंड के बाद यहाँ की गर्मी सुखद लग रही थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी नाग शक्ति चीलघात और मेहनतकश हाउस की टेबलों के पास से होते हुए निकले और हॉल के दूर वाले सिरे पर जाकर गरुड़द्वार के बाकी विद्यार्थियों के पास बैठ गए। पास में ही लगभग सिरकटा निक बैठा था, जो गरुड़द्वार हाउस का भूत था। गुड इवनिंग, लगभग सिरकटे निक ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा। कौन कहता है आज की शाम गुड है? हैरी ने अपने जूते उतारकर उसमें से पानी को निकालते हुए कहा। उम्मीद है चुनने की रस्म जल्दी ही पूरी होगी। मैं तो भूख के मारे मरा जा रहा हूँ। हॉगवर्ट्स में पढ़ने आने वाले नए विद्यार्थियों को विभिन्न हाउसों के लिए चुना जाना था। ये रस्म स्कूल के हर सत्र के शुरू होने के पहले ही हो जाती थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के चलते हैरी अपने चुने जाने के बाद किसी अन्य रस्म को नहीं देख पाया था। वो देखने के लिए बेताब था। तभी गरुड़द्वार टेबल पर एक बहुत रोमांचित और हाँफती हुई आवाज सुनाई दी। हाय हैरी! ये थर्ड ईयर का विद्यार्थी कॉलिन क्रीवी था, जो हैरी को अपना हीरो मानता था। हाय कॉलिन, हैरी ने सावधानी से कहा। हैरी, तुम्हें पता है मेरा भाई भी इस बार पढ़ने आया है। मेरा भाई डेनिस। ओह अच्छा, हैरी बोला। वो सचमुच रोमांचित है, कॉलिन ने अपनी सीट पर उछलते हुए कहा। मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो गरुड़द्वार में आ जाए। तुम भी प्रार्थना करो हैरी। हाँ ठीक है, हैरी बोला। फिर वो हरमाइनी, रॉन और लगभग सिरकटे निक की तरफ मुड़ा। उसने कहा, भाई बहन आमतौर पर एक ही हाउस में रहते हैं, है ना? वो बीजली परिवार के बारे में सोच रहा था, जो सातों गरुड़द्वार में थे। ओह नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है।
पार्वती पाटिल की जुड़वा बहन चीलघाट में है, जबकि दोनों एक जैसी दिखती हैं। तुम्हारे हिसाब से तो उन्हें एक ही हाउस में होना चाहिए था, है ना? हैरी ने स्टाफ टेबल की तरफ देखा। वहां पर हमेशा से ज्यादा कुर्सियां खाली दिख रही थी। जाहिर है हैग्रिड अब भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को झील के पार ला रहा होगा। प्रोफेसर मैगोनिगल प्रवेश हॉल के फर्श को सुखाने के काम की निगरानी कर रही थी, लेकिन वहाँ एक कुर्सी और खाली थी। हैरी सोच नहीं पा रहा था वो किसकी है। हरमाइनी भी टीचर्स की तरफ देख रही थी। वो बोली, गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर कहाँ हैं? अब तक गुप्त कलाओं से रक्षा का कोई भी टीचर ज़्यादा टिक नहीं पाया था। इनमें हैरी के सबसे प्रिय टीचर प्रोफेसर ल्यूपिन थे, जिन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था। हरमाइनी ने चिंतित होते हुए कहा, शायद उन्हें कोई टीचर मिला ही नहीं होगा। हैरी ने ज़्यादा ध्यान से एक बार फिर टेबल की तरफ देखा। सम्मोहन के टीचर फ्लिटविक बहुत सी गद्दियों पर बैठे थे। पास ही जड़ी बूटी विज्ञान की टीचर प्रोफेसर स्प्राउट थीं, जिनका हैट उनके उड़ते हुए भूरे बालों पर तिरछा लगा था। खगोल शास्त्र विभाग की प्रोफेसर सिनिस्ट्रा से बातें कर रही थी। प्रोफेसर सिनिस्ट्रा की दूसरी तरफ पीले चेहरे वाली, मुड़े नाक और चिपचिपे बालों वाले जादुई काढ़े के टीचर प्रोफेसर स्नैप बैठे थे, जिन्हें हैरी हॉगवर्ट्स में सबसे ज़्यादा नापसंद करता था। हैरी स्नैप से जितना चिढ़ता था, स्नैप उससे उतनी ही नफरत करते थे। ये नफरत पिछले साल और बढ़ गई थी, जब हैरी ने स्नैप की नाक के नीचे से सीरियस को भगा दिया था। स्नैप और सीरियस में स्कूल के ज़माने से दुश्मनी चली आ रही थी। स्नैप की दूसरी तरफ रखी कुर्सी खाली थी। हैरी ने सोचा ये कुर्सी प्रोफेसर मैगोनिगल की होगी। उस कुर्सी के बगल वाली कुर्सी के टेबल पर बीचों बीच हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर बैठे थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और बाल मोमबत्तियों की रोशनी में चमक रहे थे। डम्बलडोर की पतली लंबी उंगलियां आपस में बंधी हुई थी। उन्होंने अपनी ठुड्डी उस पर टिका रखी थी। वो आधे चांद के आकार वाले चश्मे से छत की तरफ घूर रहे थे। हैरी ने भी छत की तरफ देखा। इस पर ऐसा जादू किया गया था कि ये बाहर के आसमान की तरह दिखती थी। ओह, जल्दी करो, हैरी की बगल में बैठे रॉन ने कहा। इतनी भूख लगी है कि इस समय तो मैं गरुण अश्व को भी खा सकता हूँ। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, वैसे ही हॉल का दरवाजा खुला। खामोशी छा गई। प्रोफेसर मैगोनिगल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की लंबी लाइन को हॉल में ला रही थी। अगर हैरी, रॉन और हरमाइनी गीले थे, तो फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का हाल तो और भी बुरा था। ऐसा लग रहा था वो नाव में बैठकर नहीं, बल्कि झील में तैर कर आए हैं। जब फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी स्टाफ टेबल के पास आए और बाकी विद्यार्थियों के सामने लाइन बनाकर खड़े हुए, तो वे सभी ठंड और घबराहट के मारे कांप रहे थे। सिर्फ एक ही लड़का नहीं कांप रहा था, जो सबसे छोटा था और जिसके बाल चूहे के रंग के थे। उसके ना कांपने का कारण ये था कि वो हैग्रिड की छछूंदर की खाल वाले ओवरकोट में लिपटा हुआ था। उसका छोटा सा चेहरा कॉलर के ऊपर से झांक रहा था और बहुत ही रोमांचित दिख रहा था। जब वो अपने डरे हुए साथियों के साथ लाइन में खड़ा हुआ, तो उसने कॉलिन क्रीवी की तरफ देखते हुए अंगूठा ऊपर किया और बोला, मैं झील में गिर गया था। ये बताते हुए वो बहुत खुश दिख रहा था। अब प्रोफेसर मैगोनिगल ने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने 3 पैरों वाला स्टूल रख दिया और फिर स्टूल पर एक बहुत पुरानी गंदी थिगड़े वाली टोपी। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों ने टोपी को घूर कर देखा। फिर टोपी के जोड़ पर एक छेद मुंह की तरह खुला और टोपी बोलने लगी। ये 1000 साल पहले की बात है। जब मैं नई थी, यहाँ 4 मशहूर जादूगर रहते थे, जिनके नाम अब भी मशहूर हैं। वीर गरुड़द्वार जंगली बीहड़ से आए थे, मनमोहक चीलघाट दर्रे से, मधुर भाषी मेहनतकश बड़ी घाटी से, चतुर नाग शक्ति दलदल से। उन सबकी एक ही इच्छा, एक ही सपना था। उन्होंने एक योजना बनाई। वो जादू की प्रतिभा वाले लड़के लड़कियों को शिक्षा देंगे। इस तरह हॉगवर्ट्स स्कूल शुरू हुआ। चारों संस्थापकों ने इसके बाद अपना अपना हाउस बनाया, क्योंकि सभी अपने विद्यार्थियों में अलग अलग गुणों को पसंद करते थे। गरुड़द्वार का मानना था, सबसे बहादुर लोग ही अच्छे होते हैं। चीलघाट के शब्दों में, सबसे चतुर ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। मेहनतकश का विचार था, सबसे मेहनती विद्यार्थी पढ़ाई के योग्य होते हैं। और शक्ति के भूखे नाग शक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी विद्यार्थी पसंद थे। चारों संस्थापकों ने मुझ में थोड़ा थोड़ा दिमाग डाला है
उन्होंने सोचा उनके मरने के बाद क्या होगा, फिर उनके प्रिय विद्यार्थियों को कौन चुनेगा। इसलिए गरुड़द्वार ने एक तरीका सोचा। उन्होंने अपने सिर से मुझे उतारा। चारों संस्थापकों ने मुझ में अपना थोड़ा थोड़ा दिमाग डाला। अब तुम मुझे अपने सिर पर रख लो। मेरा फैसला आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर पल भर झांकूंगी और बता दूंगी तुम्हें किस हाउस में होना चाहिए। चुनने वाली टोपी की बात पूरी होते ही बड़े हॉल में तालियां गूंजने लगी। हैरी ने बाकी सबके साथ तालियां बजाते हुए कहा, जब इसने हमें चुना था तब तो इसने ये नहीं कहा था। हर साल ये अपना अलग अलग भाषण देती है। इस टोपी की जिंदगी भी कितनी नीरस है। मुझे लगता है ये पूरे साल अपने अगले भाषण की तैयारी करती होगी। प्रोफेसर मैगोनिगल ने बड़ा चर्म पत्र का रोल खोला। उन्होंने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों से कहा, जिसका नाम लूंगी वो यहाँ आएगा, टोपी लगाकर स्टूल पर बैठ जाएगा। जब टोपी बता देगी तुम्हें किस हाउस में जाना है तो तुम जाकर उस हाउस की टेबल पर बैठ जाना। एकरली स्टीवर्ट, एक लड़का आगे आया। वो कांप रहा था। उसने चुनने वाले टोपी उठाकर पहनी और स्टूल पर बैठ गया। टोपी चिल्लाकर बोली, चील घात। स्टीवर्ट एकरली ने टोपी उतारी और चील घात की टेबल की तरफ तेजी से चल दिए, जहां बैठे सभी लोग तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। हैरी को चीलघात की खोजी चो चैंग की झलक दिखी, जो स्टीवर्ट एकरली के लिए तालियां बजा रही थी। एक पल के लिए हैरी के मन में प्रबल इच्छा हुई कि वो जाकर चीलघात की टेबल पर पहुंच जाए। बैडॉग मैल्कम, नाग शक्ति। हॉल की दूसरी तरफ वाले टेबल पर खुशी से भरा शोर होने लगा। हैरी ने सोचा, क्या बैडॉग जानता है कि नाग शक्ति हाउस से जितने शैतानी जादूगर और जादूगरनियां निकले हैं उतने किसी दूसरे हाउस से नहीं। फ्रेड और जॉर्ज ने मैल्कम बैडॉग के बैठते समय फुसफुसाकर उसका मजाक उड़ाया। ब्रेनस्टोन एलिनोर, मेहनतकश। कॉल्डवेल ओवेन, मेहनतकश। क्रीवी डेनिस। छोटा सा डेनिस क्रीवी आगे बढ़ा। वो हैग्रिड के छछूंदर वाले ओवरकोट के कारण गिरते गिरते बचा था। उसी समय हैग्रिड टीचर्स की टेबल के पीछे वाले दरवाजे से हॉल में आया। हैग्रिड सामान्य आदमी से 2 गुना लंबा था। उसके लंबे बिखरे खिचड़ी काले बाल और दाढ़ी देखकर दहशत होने लगती, लेकिन सच कहा जाए तो दहशत की कोई बात नहीं थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी जानते थे हैग्रिड बहुत नेक है। हैग्रिड ने स्टाफ टेबल के सिरे पर बैठते समय उन तीनों की तरफ आंख मारी और फिर डेनिस क्रीवी चुनने वाले टोपी को पहनते हुए देखने लगा। टोपी का मुंह खुला। टोपी चिल्लाकर बोली, गरुड़द्वार। गरुड़द्वार के विद्यार्थियों के साथ हैग्रिड भी ताली बजाने लगा। कॉलिन झील में गिर गया था। उसने एक खाली कुर्सी पर बैठते हुए तीखी आवाज में कहा, बड़ा मजा आया। पानी में किसी जानवर ने मुझे पकड़ा और वापस नाव में उछाल दिया। बहुत बढ़िया। शायद विशाल समुद्र फैनी होगी डेनिस। कॉलिन ने भी उतने ही रोमांच से कहा। डेनिस, डेनिस, वहाँ बैठे लड़के को देखो जिसके बाल काले हैं और जो चश्मा पहने हैं। दिखा। डेनिस, जानते हो वो कौन है? हैरी दूसरी तरफ देखने लगा। चुनने वाली रस्म चलती रही। डरे हुए विद्यार्थी एक एक करके 3 पैरों वाले स्टूल के पास आते रहे। उनकी कतार धीरे धीरे छोटी होती गई। अब प्रोफेसर मैगोनिगल एल अक्षर पर पहुंच चुकी थी। ओह, जल्दी करो, रॉन ने अपना पेट मलते हुए दुख भरी आवाज में कहा। रॉन, चुनने की रस्म बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग सिरकटेनिक ने कहा जब मैडले लॉरा मेहनतकश में चुनी गई। रॉन ने फौरन जवाब दिया, मरे हुए आदमी को तो ऐसा ही लगेगा। काश गरुड़द्वार के नए विद्यार्थी योग्य हों, लगभग सिरकटेनिक ने मैकडोनल्ड नेटली का गरुड़द्वार की टेबल पर स्वागत करते हुए कहा। हमारी जीत का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। गरुड़द्वार पिछले 3 साल से लगातार इंटर हाउस चैंपियनशिप जीत रहा है। रिचार्ड ग्राहम, नाग शक्ति। क्वर्क ऑर्ला, चील घात। और अंत में वीटवी केबिन। मेहनतकश में चुनने के साथ रस्म खत्म हो गई। समय हो गया। रॉन ने छुरी कांटा उठाते हुए अपनी सुनहरी प्लेट की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखा। प्रोफेसर डम्बलडोर उठकर खड़े हो गए। विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी बाहें स्वागत करने के अंदाज में फैली हुई थीं। उनकी भारी आवाज हॉल में गूंजी। मुझे तुम लोगों से सिर्फ 3 शब्द कहने हैं। शुरू हो जाओ। वाह वाह, हैरी और रॉन जोर से बोले। जब देखते ही देखते उनके सामने रखे खाली बर्तनों में जादू से ढेर सारे पकवान आ गए।
जब हैरी, रॉन और हरमाइनी ने अपनी अपनी प्लेटों में खाने का सामान लिया तो लगभग सिर कटाने उन्हें दुखी होकर देख रहा था। वाह, ये बढ़िया है, रॉन ने अपने मुंह में मसले हुए आलू भरते हुए कहा। लगभग सिर कटाने बोला, तुम लोग किस्मत वाले हो जो आज के जश्न में खाना तुम्हें मिल गया, क्योंकि किचन में आज काफी हंगामा हो गया था। क्या हुआ था? हैरी ने स्टीक का एक बड़ा टुकड़ा खाते हुए कहा। पीव्स के अलावा और क्या हो सकता है? उसका सिर खतरनाक तरीके से लटकने लगा, जिसे संभालने के लिए उसने गुलू बंद को अपनी गर्दन पर थोड़ा और ऊपर खिसका लिया। वही पुरानी बहस, वो जश्न में शामिल होना चाहता था, लेकिन इसका तो सवाल ही नहीं उठता। तुम तो जानते हो वो बिल्कुल जंगली है, वो हर सामान उठाकर फेंकना चाहता था। हम भूतों ने इस मामले को सुलझाने के लिए मीटिंग बुलवाई। मोटा सन्यासी पीव्स को मौका देना चाहता था, लेकिन मेरे हिसाब से खूनी नवाब ने समझदारी दिखाई और सख्ती से काम लिया। खूनी नवाब नाग शक्ति का भूत था। वो दुबला पतला और खामोश था। उसके कपड़ों पर चांदी जैसे सफेद खून के निशान थे। पूरे हॉगवर्ट्स में सिर्फ वही था जो पीव्स को काबू में रख सकता था। हाँ, हमें लगा तो था कि पीव्स किसी बात पर चिढ़ा हुआ है। वैसे उसने किचन में क्या किया? ओह, वही हमेशा का नाटक। हंगामा करने लगा, हड़कंप मचाने लगा, बर्तन फेंकने लगा, जिससे घरेलू जिन्न बुरी तरह डर गए। धम! हरमाइनी का सुनहरा प्याला उसके हाथ से छूट गया। कद्दू का रस सफेद टेबल क्लॉथ पर फैल गया, जिसकी वजह से कई फुट दूर तक सफेद की बजाय वो नारंगी दिखने लगा। बहरहाल हरमाइनी ने इस तरफ कतई ध्यान नहीं दिया। उसने दहशत में लगभग सिरकटे निक से पूछा, क्या यहाँ भी घरेलू जिन्न हैं हॉगवर्ट्स में? निश्चित रूप से, लगभग सिरकटे निक ने उसकी प्रतिक्रिया पर हैरान होते हुए कहा। मुझे लगता है यहाँ जितने घरेलू जिन्न हैं उतने तो पूरे ब्रिटेन की किसी इमारत में नहीं होते होंगे। यहाँ 100 से ज्यादा घरेलू जिन्न हैं, लेकिन मुझे तो आज तक नहीं दिखा, हरमाइनी बोली। देखो, वो दिन भर किचन से बाहर नहीं निकलते। वो रात को साफ सफाई करने आते हैं, अंगीठियों में आग का ध्यान रखते हैं, और अगर वो तुम्हें आज तक नहीं दिखे तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। एक अच्छे घरेलू जिन्न की निशानी है कि तुम्हें उसके होने का पता ही न चले। हरमाइनी उसे घूर कर देखती रही। लेकिन उन्हें तनख्वाह तो मिलती होगी, उन्हें छुट्टियां तो मिलती होंगी, बीमारी की छुट्टियां, पेंशन और बाकी सुविधाएं, हरमाइनी ने पूछा। लगभग सिर कटाने कितनी जोर से खिलखिलाया कि उसका ग्लूगन फिसल गया, और परिणाम ये हुआ कि 1 इंच की खाल पर उसका गला झूलने लगा, जो सिर को गर्दन से जोड़े हुए थी। बीमारी की छुट्टियां और पेंशन? घरेलू जिन्न बीमारी की छुट्टियां और पेंशन नहीं चाहते। हरमाइनी अपनी भरी हुई प्लेट की तरफ गुस्से से देखने लगी। उसने छुरी कांटे नीचे रख दिए और प्लेट दूर खिसका दी। क्या कर रही हो हरमाइनी? रॉन ने कहा। खाते खाते बोलने के कारण उसके मुंह से यार्कशायर पुडिंग के कुछ टुकड़े हैरी पर गिर गए। उफ, सॉरी हैरी, उसने अपना कॉर निकलते हुए कहा। हरमाइनी, तुम्हारे भूखे रहने से उन्हें छुट्टियां नहीं मिल जाएंगी। गुलामों की बेगारी, ये खाना गुलामों की बेगारी से बना है, हरमाइनी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। उसके बाद उसने एक भी कौर खाने से इनकार कर दिया। बारिश की बौछारें ऊंची अंधेरी खिड़कियों से जोर जोर से टकरा रही थी। खाने का पहला दौर खत्म हुआ और पुडिंग आ गई। देखो हरमाइनी, ट्रिकल टार्ट है, रॉन ने जानबूझकर उसकी तरफ ट्रिकल टार्ट की खुशबू भरी भाप उड़ाते हुए कहा। लेकिन हरमाइनी उसे प्रोफेसर मैगोनिगल के अंदाज में देखने लगी। उसने कोशिश छोड़ दी। जब पुडिंग खत्म हो गई तो खाने के सामान की बची खुची जूठन की प्लेटें गायब हो गईं और प्लेटें चमाचम चमकने लगीं। इसके बाद अल्बस डम्बलडोर दोबारा खड़े हुए। हॉल में हो रही बातचीत बंद हो गई। अब वहां पर हवा की साएं साएं और बारिश की बौछारों के टकराने की आवाजें आ रही थी। तो अब हम सब ने अच्छी तरह खा लिया है, हरमाइनी बोली। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, डम्बलडोर ने उन सब की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। चौकीदार मिस्टर फिल्च ने मुझे आपको ये बताने के लिए कहा है कि महल के भीतर प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची इस साल बढ़ गई है। इसमें चीखने वाले योयो, फैंग्ड फ्रिस्बीज और एवर बेशिंग बूमरैंग भी शामिल हो गए हैं। मुझे लगता है पूरी सूची में 437 वस्तुएं हैं। डम्बलडोर के मुंह के कोनों पर मुस्कुराहट दिखने लगी। इस बार भी मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अंधेरे जंगल में जाना सभी विद्यार्थियों के लिए मना है। 3rd ईयर से छोटी क्लास के विद्यार्थियों को हॉग्समीड गांव में जाने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा मुझे आपको ये बताते हुए अफसोस हो रहा है कि इस साल इंटर हाउस क्विडिच कप नहीं होगा। क्या? हैरी ने चौंक कर कहा। उसने फ्रेड और जॉर्ज को देखा जो क्विडिच टीम में थे और
हतप्रभ होकर अवाक डंबलडोर की तरफ देख रहे थे। डंबलडोर ने आगे कहा, ये एक ऐसे आयोजन के कारण हो रहा है जो अक्टूबर में शुरू होगा। ये आयोजन सत्र पूरा होने तक चलेगा और इसमें टीचर्स का बहुत सा समय और ऊर्जा लगेगी। ये घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि इस साल हॉगवर्ट्स में। लेकिन उसी पल बादलों की तेज गरज सुनाई पड़ी और बड़े हॉल के दरवाजे धाड़ से खुल गए। दरवाजे पर एक आदमी था जो अपनी लंबी छड़ी के सहारे टिका हुआ था और यात्रा करने वाला काला चोगा पहना हुआ। उसने अपनी बरसाती टोपी नीचे की तरफ खींची और अपने खिचड़ी भूरे बालों को हिलाता हुआ टीचर्स की टेबल की तरफ बढ़ने लगा। उसके हर दूसरे कदम पर हल्की सी ठक ठक की आवाज गूंज रही थी। वो टेबल के सिरे पर पहुंचकर दाहिनी तरफ मुड़ा और लंगड़ाते हुए डंबलडोर की तरफ बढ़ गया। छत पर बिजली चमकी और हरमाइनी के मुंह से आह निकल गई। बिजली की रोशनी में उस आदमी का चेहरा अच्छी तरह दिख गया था। हैरी ने ऐसा चेहरा आज तक नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस चेहरे को पुरानी लकड़ी से बनाया गया है। पूरे चेहरे पर जगह जगह जलने के या घाव के निशान थे। पूरे मुंह तिरछे घाव की तरह दिख रहा था और नाक का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब था। यही नहीं, उस आदमी की आंखें बहुत डरावनी थी। उनमें से एक आंख छोटी, काली और मनकेदार थी। दूसरी आंख सिक्के की तरह गोल और बड़ी थी और उसका रंग नीला था। नीली आंख बिना झपके लगातार ऊपर नीचे इधर उधर घूम रही थी। नीली आंख का उसकी सामान्य आंख से कोई संबंध नहीं था और वो कभी कभार उस आदमी के सिर के पिछले हिस्से की तरफ चली जाती, जिसकी वजह से लोगों को सिर्फ उसका सफेद हिस्सा नजर आता। अजनबी डंबलडोर के पास पहुंचा। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। चेहरे की तरह ही उसके हाथ पर भी जलने और घाव के निशान थे। डंबलडोर ने अजनबी से हाथ मिलाया। धीरे से कुछ कहा जिसे हैरी सुन नहीं पाया। ऐसा लग रहा था वो अजनबी से कुछ पूछ रहे थे। अजनबी ने बिना मुस्कुराए अपना सिर हिलाया और धीमी आवाज में उनके सवाल के जवाब दिए। अजनबी बैठ गया। उसने अपने चेहरे पर लटकते काले भूरे बालों की लट हिलाई, फिर कबाब की प्लेट अपनी तरफ खींची और अपनी नाक के पास लाकर सूंघने लगा। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और उससे कबाब खाने लगा। उसकी सामान्य आंख कबाब पर टिकी हुई थी, लेकिन नीली आंख इधर उधर घूम रही थी और लगातार हॉल के विद्यार्थियों को देख रही थी। अब मैं आपका परिचय गुप्त कलाओं की रक्षा के आपके नए टीचर से करवाना चाहता हूँ, प्रोफेसर मूडी। आमतौर पर नए टीचर्स का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से होता है, लेकिन इस बार डंबलडोर और हैग्रिड को छोड़कर किसी भी टीचर या विद्यार्थी ने तालियां नहीं बजाईं। सभी लोग मूडी के विचित्र हुलिये को देखकर इतने हैरान थे कि वो उन्हें घूरने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। मूडी? बावरे नैन मूडी? वही जिनकी मदद के लिए तुम्हारे डैडी आज सुबह गए थे? हैरी ने रॉन से पूछा। वही होंगे, रॉन ने धीमी आवाज में कहा। उन्हें क्या हुआ है उनके चेहरे को? हरमाइनी फुसफुसाई। क्या पता, रॉन ने जवाब दिया और मूडी को मंत्र मुग्ध होकर देखता रहा। मूडी ने अपने फी के स्वागत पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने सामने रखे कद्दू के रस के जग की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने यात्रा करने वाले चोगे की तरफ हाथ बढ़ाया और एक थर्मस निकाला। उससे एक लंबा घूंट पिया। डंबलडोर ने दोबारा अपना गला साफ किया। जैसा कि मैं कह रहा था, हमें इस सत्र में एक बहुत ही रोमांचक प्रतियोगिता आयोजित करने का सम्मान मिला है। एक ऐसी प्रतियोगिता जो सदी से भी ज्यादा समय से आयोजित नहीं हुई है। मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है, इस साल हॉगवर्ट्स में जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट होने वाला है। आप मजाक कर रहे हैं? फ्रेड वीजली ने जोर से कहा। मूडी के आने के बाद हॉल जो तनाव में भर गया था वो खत्म हो गया। सभी लोग हंसने लगे। डंबलडोर भी मुस्कुराने लगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मिस्टर वीजली, तुम्हारी बात से मुझे एक बढ़िया चुटकुला याद आया है। एक बार एक दैत्य, एक डायन और एक स्वर्ण नर्तक एक बार में गए। प्रोफेसर मैगोनिगल ने अपना गला जोर से खखार कर साफ किया। अरे लेकिन शायद ये चुटकुले सुनाने का समय नहीं है। नहीं, डंबलडोर बोले, मैं कहाँ था? ओह हाँ, त्रिकोणीय टूर्नामेंट पर। आप में से कुछ लोग इस टूर्नामेंट के बारे में नहीं जानते होंगे, इसलिए इसके बारे में जानने वाले मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं इसके बारे में मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ। जादूगरी का त्रिकोणीय टूर्नामेंट लगभग 700 साल पहले शुरू हुआ था। यूरोप के जादूगरी के 3 बड़े स्कूल यानी हॉगवर्ट्स, बॉबेटन्स और डर्मस्टैंग के बीच यह दोस्ताना प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ था। इस टूर्नामेंट में हर स्कूल का एक चैंपियन भाग लेता है और तीनों चैंपियनों को 3 जादुई काम करने पड़ते हैं।
तीनों स्कूल बारी बारी से हर 5 साल बाद ये टूर्नामेंट आयोजित करते थे। अलग अलग देशों के युवा जादूगरों और जादूगरनियों के बीच सौहार्द बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन फिर मरने वालों की प्रतियोगिता में संख्या इतनी बढ़ गई कि टूर्नामेंट बंद करना पड़ा। मरने वाले प्रतियोगियों की संख्या? हरमाइनी दहशत में फुसफुसाई, लेकिन हॉल में बैठे ज्यादातर विद्यार्थी दहशत में नहीं आए। वो रोमांचित होकर बातें कर रहे। डंबलडोर ने आगे कहा, टूर्नामेंट को दोबारा शुरू करने के लिए काफी कोशिशें की गईं, पर सब नाकाम रहीं। बहरहाल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय जादुई सौहार्द विभाग और जादुई खेल विभाग ने एक बार फिर कोशिश की है। हमने पूरी गर्मियों में कड़ी मेहनत की ताकि सुनिश्चित हो सके कि इस बार किसी चैंपियन को जान का खतरा न रहे। बॉबेटन्स और डर्मिस्टैंग के प्रमुख अपने चुनिंदा विद्यार्थियों के साथ अक्टूबर में यहाँ आएंगे। तीनों स्कूल के चैंपियनों का चुनाव हैलोवीन के दिन होगा। एक निष्पक्ष निर्णायक ये फैसला करेगा कि कौन से विद्यार्थी त्रिकोणीय टूर्नामेंट में भाग लेने और अपने स्कूल का नाम रोशन करने और 1000 गैलियन का इनाम पाने के लिए सबसे ज्यादा योग्य है। मैं तो जरूर हिस्सा लूंगा, फ्रेड वीजली ने कहा। उसका चेहरा इतनी शोहरत और दौलत की संभावना से चमक गया। वो इकलौता विद्यार्थी नहीं था जो हॉगवर्ट्स का चैंपियन बनने का सपना देख रहा था। हैरी को दिख रहा था हर हाउस की टेबल पर बहुत से विद्यार्थी डंबलडोर की तरफ मुंह फाड़ के देख रहे, परंतु तभी डंबलडोर दोबारा बोलने लगे। खामोशी छा गई। हालांकि मैं जानता हूं कि आप सब त्रिकोणीय कप को हॉगवर्ट्स में लाने के लिए बहुत बेताब होंगे, लेकिन तीनों स्कूलों के प्रमुखों और जादू मंत्रालय ने मिलकर फैसला किया है कि इस साल प्रतियोगियों के लिए आयु सीमा निर्धारित की जाए। सिर्फ 17 साल या उससे ज्यादा उम्र के विद्यार्थी इस मुकाबले में हिस्सा लेंगे। डंबलडोर को अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करनी पड़ी क्योंकि इन शब्दों को सुनकर बहुत से विद्यार्थी गुस्से में शोर मचा रहे थे। वीजली बंधु तो आग बबूला हो गए। ये एक ऐसा कदम है जो हमारे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि हम कितनी भी सावधानी कर लें, टूर्नामेंट में बाधाएं, मुश्किलें खतरनाक होंगी। मैं खुद इस बात की व्यवस्था करूंगा कि 17 साल से कम उम्र का कोई विद्यार्थी हमारे निष्पक्ष निर्णायक को धोखा देकर हॉगवर्ट्स का चैंपियन न बन जाए। फ्रेड और जॉर्ज के विद्रोही चेहरों को देखकर उनकी हल्की नीली आंखें चमकने लगी और उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है तो आप अपना नाम देने की कोशिश में समय बर्बाद न करें। बॉबेटन्स और डर्मिस्ट्रैंग के दल अक्टूबर में आएंगे। सत्र खत्म होने तक हमारे साथ रहेंगे। मैं जानता हूं आप हमारे विदेशी मेहमानों का स्वागत करेंगे और जो भी विद्यार्थी हॉगवर्ट्स का चैंपियन चुना जाएगा उसे पूरा समर्थन देंगे। अब देर हो चुकी है। मैं जानता हूं कल सुबह से आपकी पढ़ाई शुरू होगी, इसलिए आप आराम करें। सोने का समय हो गया है। शुभ रात्रि। डंबलडोर अपनी कुर्सी पर बैठकर बाबरे नैन मूडी से बातें करने लगे। वो ऐसा नहीं कर सकते, जॉर्ज वीजली ने कहा, जो दरवाजे की तरफ जाने वाली भीड़ में शामिल नहीं हुआ था बल्कि वहीं खड़े खड़े गुस्से में डंबलडोर को घूर रहा था। हम अप्रैल में 17 साल के हो जाएंगे, हमें ये मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? वे मुझे शामिल होने से नहीं रोक सकते, फ्रेड ने अड़ियल अंदाज में कहा। वो भी गुस्से से टीचर्स टेबल की तरफ देख रहा था। चैंपियंस को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी जो विद्यार्थियों को आमतौर पर नहीं मिलती हैं। इसके अलावा इनाम में 1000 गैलियन भी तो मिलेंगे। हाँ, रॉन के चेहरे पर भी सपनीला भाव आ गया। 1000 गैलियन। चलो, अगर हम नहीं चले तो यहाँ सिर्फ हम लोग ही बचेंगे, हरमाइनी बोली। हैरी, रॉन, हरमाइनी, फ्रेड और जॉर्ज प्रवेश हॉल की तरफ बढ़ने लगे। फ्रेड और जॉर्ज इस बारे में अटकलें लगा रहे थे कि डंबलडोर 17 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को टूर्नामेंट में शामिल होने से कैसे रोकेंगे। हैरी ने पूछा, वो निष्पक्ष निर्णायक कौन होगा जो चैंपियनों का चुनाव करेगा? क्या पता, फ्रेड बोला, लेकिन जो भी हो हम उसे धोखा दे देंगे। मुझे लगता है उम्र बढ़ाने वाले काढ़े की 2 बूंदों से काम हो जाएगा। रॉन बीच में ही बोला, लेकिन डंबलडोर को तो पता है तुम्हारी उम्र क्या है। हाँ, लेकिन चैंपियन कौन होगा इसका फैसला डंबलडोर नहीं करेंगे। मुझे लगता है जब निष्पक्ष निर्णायक को प्रतियोगियों के नाम पता चल जाएंगे तो वो उम्र की परवाह किए बिना हर स्कूल के सबसे अच्छे प्रतियोगी को चुन लेगा। डंबलडोर तो हमें सिर्फ अपने नाम देने से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई प्रतियोगी मर चुके हैं, हरमाइनी ने चिंता भरी आवाज में कहा, जब वे दीवार पर लटकते पर्दे के पीछे छिपे दरवाजे की तरफ बढ़े और सकरी सीढ़ी पर चढ़ने लगे। हाँ, लेकिन ये तो बरसों पुरानी बात है और जीवन में जोखिम के बिना आनंद कहाँ है, फ्रेड हल्के अंदाज में बोला। रॉन,
अगर हमें डम्बलडोर को चकमा देने का तरीका मिल गया तो कितना बढ़िया रहेगा। क्या तुम शामिल होने के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? रॉन ने हैरी से पूछा। इसमें शामिल हुआ जाए? लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा उम्र वाले विद्यार्थी इसमें सफल हो सकेंगे। हमें अभी ज्यादा जादू नहीं आता। मुझे तो तुमसे भी कम जादू आता है। फ्रेड और जॉर्ज के पीछे से नेविल की निराशा भरी आवाज आई। मेरी दादी तो चाहेंगी कि मैं शामिल होने की कोशिश करूं। वो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि मैं अपने खानदान का नाम ऊंचा करूं। मुझे तो बस नेविल अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि उसी समय उसका पैर सीढ़ी में धंस गया। हॉगवर्ट्स में कई चालाक सीढ़ियां थीं। ज्यादातर पुराने विद्यार्थी आदतन इस खास पायदान को लांघ कर पार करते थे, परंतु नेविल की याददाश्त बहुत खराब थी। हैरी और रॉन ने उसे पकड़कर खींचा। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा कवच खिलखिलाने लगा। चुप रहो, रॉन बोला। उसके पास से गुजरते समय उसके टोपे के अगले हिस्से को नीचे कर दिया। वे गरुण द्वार हाउस के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ने लगे। ये प्रवेश द्वार एक मोटी औरत की बड़ी तस्वीर के पीछे छुपा हुआ था, जिसने गुलाबी रेशमी पोशाक पहन रखी थी। पासवर्ड, उसने उनके पास आने पर पूछा। बकवास, जॉर्ज ने कहा। तस्वीर सामने झूल गई और दीवार में एक छेद दिखने लगा। वो सभी उसमें से होकर अंदर चले गए। गोलाकार हॉल को गर्म रखने के लिए वहां आग जल रही थी। बहुत सी टेबल कुर्सियां थीं। हरमाइनी ने जलती हुई आग की तरफ घूर कर देखा। हैरी ने बुदबुदाते सुना, गुलामों की बेगारी। फिर हरमाइनी ने उनसे गुड नाइट कहा। लड़कियों के कमरे की तरफ जाने वाले दरवाजे से होती हुई चली गई। हैरी, रॉन और नेविल घुमावदार सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में पहुंच गए, जो मीनार में सबसे ऊपर था। वहां 5 मसहरीदार पलंग लगे थे। उन पर गहरे लाल पर्दे टंगे थे। हर पलंग के पास उसके मालिक का संदूक था। डीन और सीमस अपने पलंग पर चढ़ गए। सीमस ने अपने आयरलैंड के गुलाब को पास वाले बोर्ड में पिन से लगा रखा था और डीन ने विक्टर क्रम के पोस्टर को अपने पलंग के पास की टेबल पर रख दिया था। हैरी, रॉन और नेविल ने अपने अपने पजामे पहने और पलंग पर चढ़ गए। निश्चित रूप से किसी घरेलू जिन्न ने उनकी चादरों को इस तरह रखा था कि वो गर्म रहे। मैं इसमें भाग ले सकता हूँ, रॉन ने नींदी आवाज में कहा, अगर फ्रेड और जॉर्ज कोई रास्ता निकाल लेते हैं। क्या तुम लोग भी इसमें हिस्सा लोगे? नहीं, हैरी ने बिस्तर पर करवट लेते हुए कहा। उसके मन में बहुत सी नई रंगीन तस्वीरें उभर आई थी। उसने निष्पक्ष निर्णायक को चकमा देकर ये यकीन दिला दिया था कि वो 17 साल का है। वो हॉगवर्ट्स का चैंपियन बन गया है। वो मैदान में पूरे स्कूल के सामने हाथ उठाकर खड़ा है और सभी विद्यार्थी ताली बजा रहे हैं। धुंधली भीड़ के बीच शो का चेहरा बहुत साफ दिख रहा था। उसके चेहरे पर प्रशंसा के भाव थे। हैरी धीरे से मुस्कुराया। उसे इस बात की खुशी थी कि वो जो कल्पना कर रहा था, रॉन को उसका जरा भी अंदाजा नहीं था।